हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम कुछ बातें कर चुके हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हम सेल वॉल के बारे में बात किए, हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात किए है ना। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है ना। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अगर यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो देखिए, तभी आपको ये वाला जो चीज़ है समझ में आएगा। क्लियर। आज जो हम बात करेंगे कल जो हम बात किए थे वो बात किए थे, ये है क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और ये है न्यूक्लियस, है ना। अगर हम पादप को भी मिला लेंगे तो ये वाला जो है वो था सेल वॉल, यानी कोशिका की दीवार, है ना। ये बात हम कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे यानी सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर वाला, ये दोनों की हम बातें कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की, केंद्रक की। तो आज हम बात करेंगे वो है केंद्रक, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। सेल में 3 चीज़ें होता है, कौन कौन? अगर पादप हो तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और क्या, और केंद्रक, है ना। ये चीज़ें तो हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक। क्लियर। ये चीज़ें हैं। अब पहला सवाल तो यही आता है कि इसकी खोज किसने की है। तो आप इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन, यानी इसकी जो खोज की है वो किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं अंदर वाला पार्ट की, और यह है इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल में जो सबसे बड़ा भाग है वो केंद्रक का ही है ना। यानी सेल में सबसे बड़ा कौन चीज़ है? तो है न्यूक्लियस, वो है केंद्रक, है ना। यानी हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोशिका की सबसे बड़ा भाग कौन है? वो केंद्रक है, न्यूक्लियस। इतना बात आपको पता है। न्यूक्लियस कौन है? ये वाला है। इसको थोड़ा सा और, ये वाला, ये पूरा न्यूक्लियस है। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अब इसलिए बात है कि ये किस में पाया जाता है। तो हम देखे थे पहले ही फिगर में कि ये दोनों में था, यानी प्लांट सेल में भी था, प्लांट एंड एनिमल सेल, क्योंकि हम फिगर पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जब तक आप पीछे वाला नहीं देखते हैं तो ये वाला समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मुश्किल भी होगा। यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं है, यानी सबसे बड़ा भाग है ना। और इसकी जो खोज की है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो दोनों में पाया जाता ही है। अगर पूछेंगे कि किसकी कोशिका का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो सबसे बड़ी होती है, पादप का या जंतु का? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है जो प्लांट का है इसकी न्यूक्लियस सबसे बड़ी होती है, बड़ी होती है ना। यानी प्लांट का जो है वो साइज जो है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा होता है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है ना। न्यूक्लियस का क्या कार्य है, क्या काम करता है न्यूक्लियस? ये सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य। न्यूक्लियस का कार्य क्या है? ये है ब्रेन ऑफ सेल,
यानी सेल का दिमाग है। अगर हमारा दिमाग की बात करें कि अगर आपके दिमाग की बात है तो दिमाग क्या करता है, अगर सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा जो बॉडी का एक्टिविटी है वो क्या करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। आपको भूख लगा है, आपको प्यास लगी है, वो कौन डिसाइड करता है, कौन आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो दिमाग ही देता है ना। आपको कब पढ़ना है, कब सोना है, तो वो पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है, जो यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे जो शरीर का, वो कौन है, वो दिमाग है। तो उसी टाइप से जो सेल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, वो कौन करता है, सेल क्या करेगा, सेल क्या नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ब्रेन डिसाइड करेगा। और ब्रेन का मतलब है कि सेल का न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, केंद्रक डिसाइड करेगा, है ना। एक तो ब्रेन ऑफ सेल या बोल सकते हैं मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर ऑफ सेल, है ना। एक तो ये है, या सेल को मैनेज करता है, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल करता है ना। ये चीज़ है, जैसा हमारे दिमाग हमारे साथ कर रहा है उसी टाइप से जो सेल का दिमाग है उस सेल के साथ कर रहा है। और दूसरा चीज़ है यानी कोशिका विभाजन की जो शुरुआत है वो इसी से होता है ना। तो एक तो आपको पता ना होना चाहिए कि ब्रेन ऑफ सेल, और एक है कोशिका विभाजन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वो न्यूक्लियस से ही होती है। ये चीज़ है। तो ये बात तो आपको कार्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी सेल है, जितने भी सेल है का क्या मतलब है, कि चाहे प्लांट सेल या एनिमल सेल का पूरा सेल, यानी प्लांट का पूरा सेल या एनिमल का पूरा सेल, क्या सभी में न्यूक्लियस होता है या कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। आपको पता है ना कि सेल में दो टाइप की चीज़ें होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल होता है, और एक होता है बहु सेल होता है ना। तो हम लोग जो होता है वो बहु कोशिकीय में आते हैं, यानी मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो जितना भी सेल है क्या सभी में न्यूक्लियस होगा? अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो कोशिका का जो विभाजन है वो नहीं होगा, है ना। आगे हम पढ़ाएंगे भी कि कोशिका विभाजन का क्या मतलब है। तो प्लांट में एक चीज होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और एनिमल में एक सेल होता है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी का क्या मतलब है, रेड ब्लड सेल। आपको पता है ना कि ब्लड में तीन चीजें होता है। हम ब्लड पढ़ाएंगे तो ये सब बात करेंगे भी। एक होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, यानी ये तीन चीज़ें होता है। तो इस दोनों में तो न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम इस पर बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आरबीसी है इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी आरबीसी कभी टूटेगा नहीं, है ना। सेल डिवीजन का मतलब यही होता है कि ये जो सेल है आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये नहीं टूटेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो हम इस पर बात करेंगे। और ये होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है कि मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस टाइप से पूरा टहनियाँ होती है ना, ये पूरा जड़ है नीचे। अब जड़ से क्या होता है कि कोई भी खाना जो होता है कि ऊपर इस पर चढ़ता है, यानी सब जगह खाना पहुंचता है। तो जिस पाइप से, जिस नली से या जिसके थ्रू खाना जो है वो पूरा वृक्ष के सभी सतह, सभी पत्ता, है ना, सभी डाली, जिसको शाखा बोलते हैं, जिसको ब्रांचेस बोलते हैं, उसमें पहुंचता है। वो किसके थ्रू पहुंचता है, वो पहुंचता है फ्लोएम के थ्रू, यानी खाना।
और पानी किसके थ्रू पहुंचता है, तो वो है जाइलम। जाइलम। खाना पहुंचता है फ्लोएम के थ्रू और पानी किसके थ्रू पहुंचता है, तो है जाइलम के थ्रू। लेकिन जाइलम में क्या होता है, जाइलम में न्यूक्लियस होता है लेकिन फ्लोएम में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछे कि जंतु कोशिका में कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आपको जवाब देना है आरबीसी। और अगर पादप में बोले, पौधे में बोले, प्लांट में बोले किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आपको बताना है फ्लोएम में नहीं होता है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है? नहीं। ये इतना बात तो हम पढ़ लिए। अब आपको समझना है कि मान लेते हैं कि ये है न्यूक्लियस, एन है, ये न्यूक्लियस है। हम सिर्फ न्यूक्लियस का ही फिगर बनाएंगे। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ये चारों तरफ जो होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी हम क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली, है ना। और इस पे जो होता है, इस पर थोड़ा सा छिद्र बना हुआ रहता है, इस टाइप से छिद्र होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। क्या बोलते हैं इसको, ये जो छिद्र रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर यानी केंद्रक छिद्र। यानी न्यूक्लियस में जो भी है ना पानी जाएगा, कोई भी पोषक तत्व जाएगा, तो ये इसी के थ्रू अंदर जाता है। इसमें जो एक चीज होता है, ये सब जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या हम इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। अब आपको एक बार, ये जो बाहर वाला है ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है और इसमें एक छिद्र बना हुआ आता है जाकि जो पोषक तत्व है या पानी है, पानी पोषक तत्व है ना, न्यूट्रिएंट, इसी के थ्रू क्या होता है, अंदर जाता है ताकि न्यूक्लियस का वृद्धि और विकास हो सके, जितना एनर्जी उसको चाहिए। और एक होता है केंद्रक द्रव, ये चीज़ें हैं। और इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए और आरएनए, है ना। अंदर में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए। यानी अगर आपसे कहे कि जो केंद्रक का जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ना, ये ऑब्वियसली बात है कि केंद्रक का पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है, यानी पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक के भाग, नहीं केंद्रक के भाग। तो केंद्रक के भाग में सबसे ऊपर क्या है, वो ये वाला है केंद्रक झिल्ली। तो सबसे पहला चीज तो यही हम लिखेंगे कि केंद्रक झिल्ली, यानी हम बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब आप याद कीजिए कि मेम्ब्रेन का क्या काम है। मेम्ब्रेन का काम वही है कि जो चीज़ें अंदर इसको ज़रूरत है वही चीज़ें क्या होगा, अंदर जाएगा, यानी सेलेक्टिव तरीके से,
है ना। यानी जो चीज़ें केंद्रक को चाहिए उसी के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, है ना। जैसा कि हम पीछे बात किए हैं, है ना। आवश्यकता अनुसार, अगर आवश्यकता कोई चीज़ का नहीं है, अगर पोषक, अगर पानी की ज़रूरत है तो क्या करेगा, पानी को अंदर जाने देगा। किसको, कौन जाने देगा, केंद्रक झिल्ली। अगर पोषक तत्व का जरूरत है तो वो अंदर जाने देगा। अगर अंदर ज़्यादा हो गया तो इसको बाहर निकाल भी देगा, है ना। तो यही काम है इसका, यानी सेलेक्टिव तरीके से। तो ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। यानी अगर सवाल पूछ दे कि केंद्रक में जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो पहला बात तो आप पढ़ लिए कि इसमें क्या चीज़ें होती है। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, है ना। दूसरा बात हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी हम बोलेंगे केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में क्या क्या चीज़ें होती है, केंद्रक द्रव यही है, और इसमें क्या होता है, पानी होती है, द्रव होती है। द्रव का मतलब क्या हुआ, पानी, लिक्विड, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप जानते ही होंगे, है ना। ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव में क्या होगा, एक तरल पदार्थ होगा, जल होगा, ज़्यादातर 90% उसमें जल ही होता है। तो इसमें जो जल है, इसमें पूछता है कि कलर्ड किस टाइप का होता है ना। तो ये जो द्रव है वो रंगहीन होता है, यानी कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हम इस पर बात करेंगे भी, क्रोमेटिन क्या होता है कि ये जो द्रव है इसी में क्या होता है, धागे के जैसा क्या होता है, ये उलझा हुआ इसमें रहता है, यानी हम बोल सकते हैं धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना क्रोमेटिन होती है ना। एक तो ये है, और इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जो आपको बोले डीएनए और आरएनए होता है, नहीं, डीएनए और आरएनए होता है। तीसरा बात, और इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, इसमें राइबोसोम होता है, और चौथा होता है एंजाइम होता है। ये सवाल आता भी है कि जो न्यूक्लियो जो द्रव है, जो केंद्रक द्रव है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। जवाब आएगा कि क्या चीज़ इसमें नहीं होता है। तो ये चारों चीज़ें तो होता है। क्या क्या चीज़ होता है न्यूक्लियस द्रव में, क्रोमेटिन होता है, धागे नुमा की संरचना की जैसा यहाँ पर उलझी हुई रहती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और राइबोसोम, हम आगे ये सब पढ़ेंगे, और एंजाइम होता है। ये चार चीज़ होता है न्यूक्लियस द्रव में, है ना। तो दो चीज़ तो हम पढ़ लिए, एक क्या, सेल मेम्ब्रेन, और एक पढ़े केंद्रक द्रव। हम इस पर बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो तीसरा होता है वो है न्यूक्लियस में ही क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, जैसा कि हम बात किए, सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन होता है। यानी कोशिका विभाजन की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। कहाँ से होती है, न्यूक्लियस से, है ना। क्लियर है, यानी इसका जो है न्यूक्लियस से ही होता है कोशिका विभाजन की शुरुआत। तो हम इसको मान लेते हैं तीसरा पॉइंट, है ना। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई, मान लीजिए ये सेल है, अगर सेल डिवाइड हो गया, है ना, तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ओल्ड सेल, या इसी को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, है ना। और ये जो दो सेल में जो डिवाइड हो गया इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल, यानी पुत्री कोशिका।
पुत्री कोशिका और ये है पेरेंट सेल। क्लियर है? तो 3 टाइप हम पढ़ लिए। एक न्यूक्लियस से ही कोशिका विभाजन होता है, एक है केंद्रक झिल्ली, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक चौथा इसी में आता है क्रोमेटिन करके एक अलग टाइप से संरचना बनी जाती है, अलग टाइप से पढ़ा जाता है ना। ये चीज़ आप अब नोट कर लिए होंगे। चौथा है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन का मतलब क्या होगा? धागे नुमा संरचना, है ना। ये धागे नुमा संरचना होता है, और आगे चलकर यही धागे नुमा संरचना क्या होती है? ये होती है न्यूक्लिक एसिड। आगे चलकर ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड आगे जाके क्या होता है? डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है ना। यानी क्रोमेटिन जो धागे नुमा जो संरचना होती है, ये वाला, यही क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, और यही न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए और आरएनए। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं कि केंद्रक का जो पार्ट है उसमें 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन सा था? एक तो था कौन सा? केंद्रक झिल्ली। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर हम पढ़े क्या? केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में 4 चीज़ें होता है। कौन कौन सा चीज़ें? एक तो था क्रोमेटिन ही, यही क्रोमेटिन। दूसरा क्या था? दूसरा था डीएनए और आरएनए, है ना। फिर क्या था? राइबोसोम। फिर क्या था? एंजाइम। ये है। और यही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही होता है सेल डिवीजन। जैसा कि हम पहले भी बात की, सेल डिवीजन के शुरुआत यही माना जाता है। जैसे जो ओल्ड सेल है वो क्या होता है? डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। और क्यों होता है? अभी क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, बच्चा है, फिर बच्चा से क्या होता है? बड़ा होता है, फिर बुजुर्ग हो जाता है। तो वो जो चेंजेज हो रहा है हमारे शरीर में, जो चेंज हो रहा है, जो चेहरा में जो चेंज हो रहा है, वो किस किस वजह से हो रहा है? वो कोशिका विभाजन की वजह से हो रहा है ना। ये चीज़ें हैं। और फिर हम पढ़े कि एक क्रोमेटिन जो होता है वो धागे नुमा इस टाइप से उलझा हुआ होता है न्यूक्लियस द्रव में ही, कोशिका द्रव में ही। और ये आगे ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, और वही न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्लियर है? इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करेंगे केंद्रक में ही, हम केंद्रक ही पढ़ रहे हैं, केंद्रक में हम अब बात करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है ना कि एसिड और बेस क्या होता है। एक होता है, ये मान लेते हैं इससे बना, एक होता है पीएच मान, पीएच वैल्यू, ये 0 होता है, ये 14 होता है। अगर 0 से 7 तक है तो ये क्या है? एसिड है। और 7 से 14 तक है तो इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। और 7 है तो क्या बोलते हैं? एसिड और बेस दोनों, यानी न्यूट्रल, है ना। ये चीज़ है। यानी जैसे जैसे हम क्या होता है कि 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि एसिडिटी क्या होती है? कम होती जाती है, और बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। यानी अम्ल, इसको हम बोलते हैं अम्ल, अम्ल, और इसको हम बोलते हैं क्षार, है ना। और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? बेसिसिटी बढ़ती जाती है। और 14 से जैसे ही हम नीचे आते हैं 7 की तरफ तो क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती जाती है।
ये बात आपको पता है। तो यदि हम यहाँ पर बोले हैं एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि इसका जो pH मान होगा वो क्या होगा, 0 से 7 के बीच होगा, नहीं यहीं कहीं हो। और एसिड और बेस से क्या मतलब है ये तो हम आपको केमिस्ट्री में बात करेंगे, है ना, डिटेल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड अगर पूछेगा कि इसकी खोज किसने की है ना, इसकी खोज किसने की है, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने की है न्यूक्लिक एसिड की खोज, और यही फ्रेडरिक मीसर ने किसकी खोज की है, आरएनए की। यानी दोनों बात आपको समझ में आ गया। आरएनए का जो मॉडल का जो खोज है, हम आगे पढ़ेंगे भी आरएनए का मॉडल क्या है ना, क्योंकि यही न्यूक्लिक एसिड क्या कन्वर्ट होता है, डीएनए में और आरएनए में, नहीं ये है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की है, फ्रेडरिक मीसर ने, और यही फ्रेडरिक मीसर आरएनए का जो मॉडल दिया है कि आरएनए का मॉडल कैसा होना चाहिए, वो कौन बताया है, वो बताया है फ्रेडरिक मीसर ने। और अगर पूछ दे डीएनए की किसने दिया है, यानी डीएनए का मॉडल किसने दिया है, तो दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक, है ना, डीएनए का मॉडल और आरएनए का मॉडल, ये बात है। तो अगर पूछे कि डीएनए, एक है डीएनए और एक होता है आरएनए, तो डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, या इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोज भी लिख सकते हैं, या इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो क्या होता है, C5H10O5, और इसकी होती है C5H10O4, यानी एक ऑक्सीजन क्या है इसमें कम है, नहीं C5H10O4 आप पढ़े होंगे ना, CnH2n, है ना, अल्कीन अल्केलाइन, है ना, अल्केन अल्कीन अल्केलाइन, ये सब बात आप पढ़े होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, ये सब पढ़े होंगे, जैसे CnH2n+2 या Cn, तो ना ये तो अल्केन का है CnH2n, या एक होता है CnH2n-2, है ना, जहाँ n का मतलब क्या होता है 1 2 3, तो ये सब आप जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम केमिस्ट्री में इस पर बात करेंगे। तो वहीं से ये निकल के आया है कि C5H10O5, या इसको हम बोलते हैं C5H10O4। तो ये है डीएनए और ये है आरएनए। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और डीएनए और आरएनए कहाँ है, तो वो है न्यूक्लियस में है, वो केंद्रक में है। अब केंद्रक कहाँ है, तो ये भी बात आपको पता है कहाँ है केंद्रक। केंद्रक ये वाला है, ये है केंद्रक, है ना। तो वो चीज़ें इसी में अब कुछ बात और कर लेते हैं। दो तरफ बनाइए, एक तरफ बनाइए डीएनए और एक होता है आरएनए। अगर बात करें कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस में कहाँ कहाँ होता है या कहाँ होता है, नहीं तो एक तो हम पहले भी बात की है, तो ये होता है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में होता है।
है ना डीएनए। क्या न्यूक्लियस से बाहर भी होता है? नहीं, ये सवाल आएगा ना। अगर हम आरएनए की बात करें तो ये तो होता है न्यूक्लियस में, आपको पता है। क्या न्यूक्लियस से बाहर होता है? हाँ, तो जवाब है हाँ। ये होता है इस पार्ट में, यानी इस टाइप में, यानी इस भाग में। इस भाग का मतलब क्या है कि होता है साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म है ना, यानी आरएनए भी किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी कि डीएनए जो होता है वो किस में होता है? एक तो होता है केंद्रक में, और दूसरा किस में होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? कोशिका दर। और कोशिका दर में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो एक तो होता है केंद्रक में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कोशिका दर, तब। अभी हम केंद्रक ही पढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये तो इसमें भी होता है, एक तो केंद्रक में होता है और दूसरा होता है इसमें साइटोप्लाज्म में, है ना। जेली फिश की तरह, जेली होता है ना, जेली आप लगाते हैं, जेली की तरह, है ना। किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका दर में होता है। नहीं, और ये कहाँ होता है? ये केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो होता है ये होता है जंतु में, जंतु कोशिका में होता है। यानी अगर पूछे कि जंतु कोशिका में जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ होता है, तो एक होता है केंद्रक में और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में ना रहे तो आपको क्या बताना है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? ऐसे आपको ये रहेगा ही रहेगा कि केंद्रक से बाहर जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक तो ये। तो अगर पूछे कि प्लांट में कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको हम बोलते हैं पर्णहरित। आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। यानी सिर्फ आपको इतना ही बात आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ना। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही रट लीजिए, हम इसके बाद पढ़ेंगे ही, है ना, कि इसका क्या मतलब है। क्लियर? इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये है। अगर पूछेगा कि इसका जो मॉडल है यानी डीएनए, यानी डीएनए का मॉडल होता है डबल हेलिक्स मॉडल, यानी इस टाइप से होता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? और जो आरएनए है वो सिर्फ इस टाइप से होता है ना। तो ये जो डबल है तो इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। और इस मॉडल को किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। यानी अगर आप डीएनए देखेंगे तो डीएनए कैसा दिखेगा? इस टाइप से दिखेगा। और अगर आरएनए देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। इसको बोलते हैं सिंगल हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल, है ना। यानी सिंगल कुंडली या इसको बोलते हैं डबल कुंडली, दोनों होता है। नहीं, तो इतना बात तो हम कर लिए। अब इसी में कुछ बात और कर लेते हैं। तो डीएनए और आरएनए किसकी बनी होती है? आपको पता है हम क्या पढ़े? न्यूक्लिक एसिड से, है ना। और न्यूक्लिक एसिड में ही हम बोलते हैं इसको। जब आवाज आएगा, सॉरी ये आएगा सवाल
कि न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, यानी डीएनए और आरएनए जो बनी होती है मेडअप किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन होता है ना, ये है। और न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है शुगर, और शुगर का मतलब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, और ये किसी में होता है क्षार, है ना, और इसमें एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, है ना, ये चीज़ें होता है। यानी जो आरएनए हो डीएनए है वो क्या क्या चीज़ होता है? इसमें शुगर होता है, क्षार होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब होता है H3PO4, है ना, ये चीज़ें होता है। और यदि पूछे कि ये किस टाइप से रहता है जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ रहता है जैसे ये P है, S है, और ये यहाँ पर होता है क्षार होता है ना, तो इस टाइप से ये होता है ना। तो ये क्षार में क्या होता है हम इस बात करेंगे। तो ये इसमें जो है वो क्षार महत्वपूर्ण होता है कि जैसे अगर डीएनए बोलेंगे तो डीएन में क्या होता है GCAT, इस टाइप से है। और अगर आरएन में क्षार बोलेंगे तो क्या होता है GCA और U, है ना, तो ये होता है क्षार। तो हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ जो हम ये लिखे हैं वो यही है, इसका नाम है एडेनिन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, है ना। तो हम इस पर बात करेंगे, इसलिए अभी शॉर्ट में ही सिर्फ लिख दिए हैं, है ना। तो ये जो क्षार होता है इससे बना होता है क्या चीज़? इससे बना होता है डीएनए और आरएनए, है ना। और यदि आपसे पूछे कि जो कार्बोहाइड्रेट या ये जो क्षार है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो कभी कभी सवाल ये भी आएगा कि डीएनए और आरएनए किसकी बनी होती है? तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड और क्या है फॉस्फोरिक एसिड की बनी होती है, नहीं ये चीज़ें। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस पर आपको ध्यान ज़्यादा नहीं रखना, हम इस पर बात करेंगे, है ना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है क्षार पर, इस शुगर, क्षार और फॉस्फोरिक एसिड, ये है पूरा, वो है केंद्रक। और केंद्रक में हम डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत क्या है जान लिए हैं, क्योंकि इसमें और बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्षार है इससे बहुत सवाल आता है कि इसका क्या मतलब है और ये क्या है ना। लेकिन इसको अभी आप छोड़िए, जो इस पर हम कल बात करेंगे, है ना। जो हम बात कर लिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ना, कि केंद्रक में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होता है और कहाँ से क्या चीज़ें आया है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।